राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है तो विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। कभी रोजगार, कभी महंगाई, कभी कानून व्यवस्था, विपक्ष हर मुद्दे को भुनाने में जुटा है। कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो, आप सभी दलों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं तो इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बदमाशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं अगर पिछले एक हफ्ते की कटिंग्स आपके सामने रखूं तो अलग अलग जिलों में इतनी घटना हुई है जो शायद पिछले 20 सालों में एक हफ्ते में भी कभी रिकॉर्ड ना। चाहे वो एक कपल को मारकर पार्क में फेंकने की बात हो, एक लड़की की हत्या हो, सरेआम लूट हो, और तो और हिसार के अंदर एक एजेंसी में दिन दहाड़े 40 गोलियां चलनी और अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई ना होनी। कल देर रात मंडी के अंदर गोलियां चलनी। ये साफ दिखाता है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो गृह विभाग अपने पास रखा है उसका पूरा फेलियर है। कानून राज खत्म होके जंगल राज बन चुका है। सरेआम गोलियां चलाने की ऐसी वीडियो आ रही हैं जैसे फिल्मों की शूटिंग चल रही है। हरियाणा के अंदर फिरौतीबाजों का हरियाणा हेवन बन चुका है, स्वर्ग बन चुका है कि हरियाणा में आओ, फिरौती मांगो, गोली चलाओ, व्यापारियों को परेशान करो। पूरे हरियाणा से हर रोज गोली चलाने की और फिरौती की पर्ची फेंकने की रिपोर्टिंग आ रही है। पिछले 3 दिनों में व्यापारियों से लगातार फिरौती मांगी जा रही है। 2 व्यापारियों से 5 करोड़ व 2 व्यापारियों से 2-2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की घटना हाल ही में सामने आई है। पुलिस कोई संज्ञान नहीं ले रही। मुख्यमंत्री घोड़े बेच के सो रहे हैं। पूरे प्रदेश में जंगल राज बना हुआ है। नहीं, ये बल्कि हिसार नहीं, ये तो हरियाणा में इसी प्रकार की वारदात कई जगह से अब ये आ रही हैं। ये लगातार इसी तरह की, इसी तर्ज पे वारदातें पहले गोहाना में हुई थी, सेम तरह की चीज़ थी। और ये किसी भी सरकार के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति जो बनाए रखना है वो पहली प्राथमिकता होती है। और इस प्रवृत्ति को यदि नहीं रोका गया तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में अगर ये शक्ल ले लेगा तो उसके बाद बहुत स्थिति जो है वो प्रदेश के लिए बहुत गंभीर हो सकती है। तो सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि करनी चाहिए लेकिन करते नहीं, पता नहीं क्या कारण है। कोई सख्त कार्रवाई ना तो मैंने वो गुहाने वाले किस्सों में सुनी, ना यहाँ भी ऐसी कोई संजीदगी या सीरियसनेस देखने को मिल रही है। और ये इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, ऐसा मेरा मानना है अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, कानून व्यवस्था को मजबूत करना, और किसी भी हद तक जाकर के अगर हमें मजबूत करनी पड़ी तो उसको करेंगे, उसके लिए कोई समझौता नहीं है। और मैं इस बात से श्योर करता हूं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और शीघ्र ही जो इस प्रकार के लोग हैं जो गुंडा प्रवृत्ति के हैं या कोई इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं, सख्त एक्शन, कोई छोटा एक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सख्त एक्शन होगा। तो चुनावी साल है लेकिन कानून व्यवस्था आप कह सकते हैं कि इस समय एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और सभी जो भी अपोजिशन की पार्टियां हैं आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के सरकार पर हमलावर हैं। और प्रश्न भी इस बात का है क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, ये सवाल उठने लाजमी है क्योंकि किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में
सबसे अहम कोई चीज़ है तो वो है कानून व्यवस्था, और जितनी बेहतर कानून व्यवस्था जिस प्रदेश की, उतना ही आप ये कह सकते हैं कि वो प्रदेश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता है। लेकिन अगर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो जाहिर है कि इस पर प्रश्न उठने लाजमी है, और अब चुनावी साल है तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ आप देखते हैं कि उठाए जाते हैं, और इस बार भी वैसा ही है। लेकिन अब इसको किस तरीके से काउंटर किया जाएगा, इस पर रोक कैसे लगेगी, अंकुश कैसे लगेगा, सरकार क्या कर रही है, आज इस पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र नेहरा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। सुरेश रोड जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश रोड जी, आपका भी स्वागत है। रजत मंजेठा जी हैं हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत मंजेठा जी, आपका भी स्वागत है। और थोड़ी देर में जेजेपी के प्रवक्ता भी हमको ज्वाइन करेंगे, चर्चा को उनके साथ भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। विजेंद्र जी, आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं चर्चा की, चूंकि कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने देखा कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा लगातार सवाल उठाते रहे। आज हम लोगों ने देखा कि दुष्यंत चौटाला ने भी यही बात कमोबेश कही कि आप पिछले एक हफ्ते की कटिंग अगर उठा करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कानून व्यवस्था का हाल कैसा है। कमोबेश वही बात आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, कानून व्यवस्था को लेकर के गंभीर और बड़े प्रश्न चिन्ह है। कैसे इसको देखा जाए? देखिए आयुष जी, जिन सरकारों के शासनकाल में कंपनियों के सामने गड्ढे खोद दिए जाते थे, सरेआम हफ्ता वसूली होती थी, फिरौती होती थी, अपहरण होते थे, लूटपाट और बलात्कार जैसे अपराध जिन सरकारों में होते थे, आज वो इस तरह से अगर बातचीत करते हैं तो वो साफ रूप से ये दिखाई देता है कि वो इस मिले में एक राजनीति करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आयुष जी जब से बनी है, पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब जी के शासनकाल में हरियाणा प्रदेश के अंदर अपराध के ऊपर अंकुश लगाने का हमने काम किया है। और इसके अगर आंकड़ों के हिसाब से मैं बात करूं तो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट के अनुसार आयुष जी 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार के शासनकाल में जो ओवरऑल क्राइम की जो बढ़ोतरी हुई थी वो 555% के हिसाब से हुई थी। वहीं वोमेन क्राइम की अगर मैं बात करूं 2004 से 14 तक तो 174% तक वो बढ़ा था। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार है, वो देख सकते हैं आंकड़ों के अनुसार। बीजेपी गवर्नमेंट में 2014 से लेके अब तक ओवरऑल क्राइम की अगर मैं बात करूं तो 37%, और वोमेन क्राइम की अगर बात करूं तो 32%। ये मैं आंकड़ों के हिसाब से आपको बता रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे वो नशे का विषय हो, उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है, और महिला सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। महिलाओं को सुरक्षा देना, और जिस तरह से महिला थाने हमने हर जिले के अंदर खोलने का काम किया है, जिसमें महिला कर्मचारी रह करके महिलाओं की बातों को सुन के उनका समाधान करती हैं। हमने महिला सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति ऐप हमने उसकी शुरुआत की। लगभग 100 से ज्यादा नई वैन हरियाणा प्रदेश के थानों में, चौकियों में हमने भेजने का काम किया। महिला कर्मचारियों की नियुक्ति हुई, और कोई भी अपने फोन में दुर्गा शक्ति ऐप डाउनलोड करके अगर बटन दबा के वो सुविधा मांगती है महिला, तो पुलिस महिला सुरक्षा कर्मी उसके घर तक उसको छोड़ करके आते हैं आयुष जी। इसके साथ साथ नहीं, लेकिन विजेंद्र जी, इतने इनिशिएटिव उठाने के बाद, इतने इनिशिएटिव लेने के बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं या इस तरह की तस्वीरें हम लोग रोजाना देख पा रहे हैं, तो जाहिर है कि इस पर प्रश्न उठना लाजमी है। क्योंकि काम अगर आप ये कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं कानून व्यवस्था को सुधारने का, तो फिर ये जो तस्वीरें या ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसके क्या कारण? देखिए आयुष जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सरकार चाहे कोई भी हो, जो लोग इस तरह के हैं, जिन लोगों को घटनाएं करनी है वो घटना करते हैं, लेकिन घटना करने के बाद उस पर कितनी जल्दी हम कार्रवाई करते हैं, कितनी जल्दी उसकी रोकथाम का प्रयास करते हैं, और कितने सख्त उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, ये हमारा एक फर्ज बनता है, जिसको भाजपा हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से निभाने का प्रयास किया है। और जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनमें कानून का डर बने, इसके नाते हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अपराधी हैं उनको एक सख्त संदेश उन्होंने दिया है कि किसी भी कीमत पर उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, और ऐसी सजा दी जाएगी कि दोबारा अपराध करने से पहले वो 50 बार सोचेंगे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गरीब महिलाएं हैं उनको हमने एक विशेष तौर पे उनके लिए काम किया है। वो सरकारी वकील के अलावा पर्सनल वकील अगर करना चाहे तो 22,000 रुपए तक मुकदमा लड़ने के लिए पैसा देने की शुरुआत हरियाणा प्रदेश के अंदर इस सरकार ने करने का काम किया है। हरियाणा के अंदर अपराध के अंकुश के साथ साथ जल्द न्याय के लिए आयुष जी हमने 6 फास्ट ट्रैक पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाए हैं, जिनमें अगर जिलों की बात करूं तो मैं गुरुग्राम है, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, नूह और पानीपत में हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं,
जहां पे जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इसके अलावा योग को बढ़ावा देने का काम, क्योंकि हमने देखा है कि अधिकतर जो अपराध है आयुष जी, वो नशा करके होते हैं। तो नशा को कम करने के साथ साथ, नशा करने वालों पे सख्ती करने के साथ साथ, अगर वो पाए जाते हैं नशा तस्कर, तो उनकी संपत्ति को अटैच करके। चलिए विजय जी, आपने दोनों चीजों को टच किया है। तो नशे को लेकर के भी प्रश्न उठा था कि नशे की वजह से ही अपराध है। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि उस पर लगातार आप कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि अपराध तो होंगे लेकिन उस पर कार्रवाई कितनी तेजी से कर रहे हैं ये देखना होगा। सुरेश रोड साहब, क्योंकि अपराध हो रहे हैं ये बात आप लोग लगातार कहते रहे, लेकिन सरकार का पक्ष ये है कि अपराध को नियंत्रित करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो हम उठा रहे हैं और लगातार उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है, और उसके बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि प्रदेश में अपराध बढ़ गया है। रोड साहब। सुरेश रोड जी एक बार अनम्यूट कर लें, म्यूट हैं शायद आप। सुरेश रोड जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए रोड साहब तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंचे। मैं रजत पंडिता जी का रुख कर लेता हूं। पंडिता जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि भाई अपराध देखिए समाज में हो रहे हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए हम लोग तो लगातार काम कर रहे हैं, फिर भी ये आरोप है कि सरकार अपराध पे अंकुश नहीं लगा पा रही। देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को या तो हो सकता है अखबार नहीं पढ़ते, या हो सकता है कि अपनी सरकार के गुणगान करने में ये सोच के बैठे हैं कि क्राइम जो है वो पहले होता था और अब हो सकता है, या तो एनसीआरबी के आंकड़े इनके पास नहीं है, या क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हरियाणा दूसरे नंबर पर है, या लूटपाट और बलात्कार की घटनाएं जो हैं वो हरियाणा में लगातार सबसे ज्यादा देश में बढ़ती जा रही हैं। पंजेटा जी, जो एनसीआरबी का डेटा है वो ये कहता है कि जी पंजेटा जी बात रखिए। हाँ, और नशे की बात कर रहे थे, तो नशे में तो जो ड्रग ओवरडोज में है, तो हर 5वें दिन एक युवा की जो है वो मृत्यु हो रही है हरियाणा के अंदर। अगर एनसीआरबी का डेटा के हिसाब से बात करें, तो जो हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो खुद मान रहा है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि 18% जो है वो नशे की जो ड्रग्स की है, वो जिसमें सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जिसमें और इंजेक्शन है, कैप्सूल है और कफ सिरप है, क्रिस्टल मेथ है, उसमें जो है वो बढ़ोतरी हुई है। तो जब एनसीआरबी का डेटा कहता है कि इसके अंदर क्राइम रेट के अंदर जो ड्रग्स का है उसमें आप चौथे नंबर पे पहुंच गए हैं, सुसाइड में आप जो है वो हरियाणा का जो 2.5% ज्यादा है सुसाइड रेट। डेली वेजर्स के जो सुसाइड है वो 2014 में जो 12% थी वो आज 25.6% है। अगर आप ये बात जो ये रख रहे हैं कि फिर अपने आप ही कह दिया कि हर सरकार में जो है वो होते हैं क्या कहते हैं क्राइम होता है, लेकिन अभी इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार ही सोचेंगे। वो तो एक हफ्ते के अंदर ही पूरी झड़ी है जो अखबारों में जो क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष की, जो एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और इतने उच्च पद के ऊपर है, उनकी दिन दिहाड़े गोलियां मारकर उन्हें दिन दिहाड़े मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसमें आज तक कोई किसने वो काम करवाया, वो आज तक वो उसका पर्दाफाश नहीं कर पाए। उसके बाद हिसार में की जो घटनाएं आज इतने दिन हो चुके हैं, इतनी टीम आप गठित कर चुके हो, एक गिरफ्तारी आपसे नहीं हो पाई। उसके अंदर आप आज तक ये नहीं बता पाए कि हरियाणा में कोई 40 गोलियां चला के चला जाए और आपको पता ही नहीं हरियाणा की सरकार सोई हुई है, पुलिस का फेलियर है, ये एडमिट क्यों नहीं करते हैं। कभी नाथूराम हलवाई के ऊपर, कभी किसी उद्योगपति के ऊपर। अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, हिसार के उद्योगपतियों ने, जो व्यापारी वर्ग है, उन्होंने कहा भी हमें तो सबको आर्म्स लाइसेंस दीजिए, सरकार अपने आप। आज सारा भयभीत है। और आप गुड़गांव फरीदाबाद को क्यों भूलते हैं? हर रोज उस अखबार के अंदर कहीं ना कहीं क्राइम की घटना है। देखिए, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और ऐसे कई गैंगस्टर अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो आज भाजपा के नेताओं के साथ सोशल मीडिया के ऊपर अपने जो हथियारों का खुला प्रदर्शन सरेआम करते हैं और भाजपा के नेताओं के साथ उनकी फोटोग्राफ्स और खुद सोशल मीडिया पर लगाते हैं और आगे अपने नाम के आगे बीजेपी लगाते हैं। ऐसे कई उनको अगर भाजपा अपने आप को इतना पाक साफ करती है तो कम से कम इस बात का भी ध्यान रखे कि जो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, 20-20, 50-50 हथियारबंद लोगों को साथ लेके घूम रहे हैं और नाम के आगे बीजेपी लगाते, उनको उनका भी ध्यान रखिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप
आप ऐसे आप क्राइम को कंट्रोल करेंगे, ये क्राइम को कंट्रोल नहीं, आप क्राइम को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और रही बात एनसीआरबी के डेटा के जो बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में टॉप में है, यूपी को भी मात दे रहा है कई कई कैटेगरीज के अंदर क्राइम की, चाहे वो क्राइम ठीक है पंजेटा जी, आपने एनसीआरबी का जिक्र किया, मैं इस पर नेहरा जी से जवाब लूंगा, लेकिन मैं एक बार रोड साहब का रुख करता हूं। सुरेश रोड जी, सरकार का यह कहना है कि भाई देखिए क्राइम तो होगा, लेकिन क्राइम को रोकने के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं और हम उस पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है। आयुष जी, सरकार पूरी तरह से विफल रही है कानून व्यवस्था कायम करने, और अपने मुंह से कोई कुछ भी कहता रहे। एक बात और आती है कि क्या सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कंट्रोल करने में, या पुलिस हरियाणा पुलिस जो है वो सक्षम नहीं है। ये तो कल को पुलिस पे भी दोष दे देंगे, मैं आज आपको पहले कह रहा हूं। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यही वो पुलिस है हरियाणा की। जब कांग्रेस की सरकार थी, कभी भी इस तरीके की घटनाएं प्रदेश में नहीं हुई। अभी मेरे साथी इनालो प्रवक्ता ने बताया कि कैसे एक राजनीतिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया, और किसी भी बड़े बीजेपी के नेता ने अपनी इच्छा शक्ति नहीं जताई इस घटना के ऊपर कार्रवाई करने में। उसके बाद वो एक बार शोक प्रकट करने के बाद गायब हो गए, और बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि ऐसे गाड़ी भेज देंगे, वो कर देंगे, महिलाओं को दे देंगे। अरे आप ये बताइएगा, कानून व्यवस्था अगर आपने सही रखनी है तो पुलिस किस लिए है? पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है आयुष जी। पाला में बीजेपी के एक कार्यालय पे कुछ साथियों ने, कुछ हरियाणा के लोगों ने ताला लगा दिया कोई धरने प्रदर्शन के दौरान। एक सामान्य प्रक्रिया, धरना प्रदर्शन लोकतंत्र का एक पार्ट है, शांतिपूर्ण लोग अपनी बात मनवाने के लिए प्रदर्शन भी करते हैं, धरने भी देते हैं। बिजली विभाग पे कहीं भी लोग ऐसे जाके प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। एसएचओ माला सस्पेंड कर दिया गया। ये सेक्टर 9 की घटना है इनके कार्यालय की। क्या पुलिस सिर्फ बीजेपी के ताला, दफ्तर का ताला खोलने में और लगाने में लगी रहेगी? कानून व्यवस्था तो बिगड़ेगी। मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूं, कैथल में एक एसएचओ को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया कि मुख्यमंत्री जी कैथल में गए थे, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की घटना है, वहां बीजेपी के मुख्यमंत्री के या भारतीय जनता पार्टी के कुछ साथी मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे, पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर मिलने से मना कर दिया, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, अपने चेहरों पे एक ये संदेश देने के लिए कि बीजेपी का कार्यकर्ता सर्वोपरि है। तो कानून व्यवस्था कैसे कायम रहेगी? पुलिस का क्या इन घटनाओं से मनोबल नहीं टूटता? कैथल में एक एसडीएम थी मनदीप कौर, उनको उस समय सस्पेंड कर दिया गया तुरंत, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी उस विषय में। तो ये जो इच्छा शक्ति की मैंने बात बताई कि ये लोग पुलिस का दुरुपयोग अपने परिवार की हिफाजत में लगाते हैं, पुलिस कार्य जितने भी अपने कर्मचारी हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक चेयरमैन है या एक कोई मंत्री है, उसके परिवार के सदस्यों को, बेटे को, बेटी को, उसकी पत्नी को, उसकी साली को गनमैन उपलब्ध कराती है सरकार। हरियाणा में पहली बार हुआ है। अगर कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई चेयरमैन है, तो हरियाणा सरकार सुरक्षा उसकी करती थी, लेकिन ये पहली बार। और एक घर में अगर 5 सदस्य हैं, 5 के 5 बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर और सिक्योरिटी को साथ लेके घूमते हैं। तो जो हरियाणा के पुलिस के कर्मचारी, हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी अपने कर्तव्य निभाते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था, ट्रैफिक, ठीक है, आप ये कह रहे हैं रोड साहब कि जहां पुलिस को होना चाहिए पुलिस वहां है नहीं, अन्यत्र काम में लगी हुई है, इस वजह से इस तरह से जो अपराध है वो बढ़ रहा है। ठीक है, मेघराज जी हमारे साथ जुड़ गए। एक बात हो रहा है आयुष जी, एक बात हो रहा है, बेरोजगारी इसमें एक अहम मुद्दा है। बेरोजगारी का भी प्रदेश में युवाओं को जब इन्होंने रोजगार नहीं दिए तो वो युवा कहाँ जाएंगे? अगर ये अपराध भी हुआ है, जैसे नशे की भी बात आ गई और इसमें बेरोजगारी भी जिम्मेदार है। और नशे की बात पे कह रहा था बीजेपी का प्रवक्ता, बड़ी बड़ी बात, हरियाणा प्रदेश की एक हरियाणा प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर ने सिरसा में होम मिनिस्टर को कहा था, बीच में नहीं बोलते, डिबेट करना सीखो। अरे बीच में नहीं बोलते, डिबेट करना सीखिए। बीजेपी का प्रवक्ता क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है, 22,000 बोलेंगे। अरे कानून व्यवस्था का वकील कायम करेंगे, कानून व्यवस्था
अरे जाहिर लोगों, ये तो देख लो, कानून व्यवस्था पुलिस का सरकार का काम है, कोर्ट का काम नहीं किस है। आदमी को बुला लिया कोर्ट तो आदेश दे आपने? सकती ये है। क्या तरीका है बात कोर्ट करने का आदेश आयुष दे जी? सकती ठीक है रोड साहब, क्या रोड बड़ा साहब, आदमी रोड आपने साहब, बुला देखिए लिया? शब्दों की मर्यादा रखेंगे तो उधर से भी वैसे ही रिएक्शन आपको आएगा। बहरहाल ठीक है, इस तरह से शब्दों की मर्यादा में रहते हुए बातों को करें। ठीक है, आपने कह दिया कानून व्यवस्था पर भी, बेरोजगारी पर भी, महंगाई पर भी, सारे विषयों पर आपने कह दिया कि भाई इस वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, मेघराज जी का मैं रुक कर रहा हूं। ठीक है, चलिए हो गया, बात आ गई आपके रोड साहब, लेकिन शब्दों का चयन सही करें। मेघराज जी, मेघराज जी, मेघराज जी, ठीक है, आ गई बात, आ गई आपकी। मेघराज जी, मेघराज जी, मेघराज जी, अभी मेघराज जी का समय। ठीक है, अभी बात आपने उठा दी ना भाई। ठीक है, अब उसके डिटेल में इतना जाने से नहीं है, रोके ये कैसे, इस पर प्रश्न रहेगा। ठीक है मेघराज जी, कानून व्यवस्था प्रदेश की खराब है। मेघराज जी, ये 4.5 साल के बाद में आप लोगों को लगा, या जब सत्ता में थे तब भी आपको लग रहा था कि प्रदेश में कानून की व्यवस्था सही नहीं है? मेघराज जी जी नमस्कार जी, आपको सभी प्रवक्ता साथियों को और हरियाणा वासियों को जननायक जनता पार्टी की तरफ से नमस्कार। जैसा कि मैं अभी सुन रहा था और आपका जो टॉपिक भी है आज का कि कानून व्यवस्था नाम की जो चीजें हैं वो अब कहीं ना कहीं दरकिनार कर दी गई है। जहां हम बात करते हैं, आप जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि ये 4.5 साल भी आपको लगा था या अभी है, तो आप देखिए 4.5 साल जो हमारा टेन्योर रहा था, हम कोई ना तो गृह मंत्री थे ना पुलिस हमारे पास थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, बिकॉज हमारा 10% हिस्सा था, बट हमने बहुत चीजें कंट्रोल में रखी हुई थी। बट 4.5 साल जैसे हमारे कंप्लीट होते गए, जैसे हम आगे बढ़ते गए, आपने देखा कानून व्यवस्था बिगड़ती चली गई है। और अभी करंट जो सिचुएशन है, आप देखिए कि जो गृह मंत्रालय है वो खुद सीएम साहब ने अपने पास रखा हुआ है, जबकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी आज तक सीएम गृह मंत्रालय अपने पास रखता हो। इतनी सारे डिपार्टमेंट्स है, इतना काम है, उसके बावजूद भी आप गृह मंत्रालय अपने पास रख रहे हो, एक्साइज डिपार्टमेंट अपने पास रख रहे हो, और आप ये सोचते हो कि इसके द्वारा आप प्रदेश की, इतने बड़े प्रदेश की जो है कानून व्यवस्था को संभाल पाएंगे, तो बहुत मुश्किल काम है। जहां एक तरफ बीजेपी कहती है कि यूपी के अंदर हमने सारे गुंडे बदमाश जो है साफ कर दिए हैं, कानून व्यवस्था हमारे 1 नंबर की है, तो क्या हम ये समझे कि अब पिछले हरियाणा में आ गए हैं? जिस तरह से अभी हमारे प्रवक्ता साथी बोल रहे थे, जो बहादुरगढ़ में हुआ और भी हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है, वो कहीं ना कहीं प्रदेश में जो आज कानून व्यवस्था है उसी करंट स्थिति सबके सामने रख रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार उसमें विफल रही है। अभी मैं सुन रहा था कि अपने रोड साहब भी बोल रहे थे। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा चूंकि आपने कहा कि आपके पास तो होम मिनिस्ट्री थी नहीं, तो आपको ये तो दिख रहा था ना कि भाई कानून व्यवस्था बेहतर नहीं प्रदेश के अंदर, तो आपने उस समय प्रश्न क्यों नहीं उठाया कभी? तो होम मिनिस्टर के पास सीआईडी भी नहीं थी आयुष जी। देखिए होम मिनिस्टर का सीआईडी नहीं थी। आप ये देखिए, आप 4.5 साल पहले अगर आप बात क्यों नहीं करते उठाया? हैं, तो और जहां तक चुनाव से सवाल ठीक पहले उठाने आप का तो कहेंगे जाता था कि कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, हमारा बीजेपी के साथ जाने का निर्णय सही नहीं था, तो जनता कैसे आप पे भरोसा करेगी? भाई आप तो 4.5 साल इनके साथ देखिए, थे, आज आपको लग रहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गई। आप हमें भी बोलने दीजिए। आप ये देखिए 4.5 साल, आप 4.5 साल की घटनाएं सुनाइए और उसके हिसाब से बताइए, और आप 4.5 महीने का सुनाइए, आप क्या कितना डिफरेंस है। और आप जहां तक बात करते हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि कोई भी जो है आज तक नहीं हुआ कि किसी फैमिली को, तो शायद वो भूल गए कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में भी बेटे को, बच्चों को, सबको सिक्योरिटी दी जाती थी। और कानून व्यवस्था की जहां बात आती है, गुड़गांव और रेवाड़ी का जो एरिया है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ रेवाड़ी। अभी सुनिए रोड साहब, आप सुन लीजिए, सुनिए आप जो है, आप सुनिए रोड साहब, 10 साल पुराने आप न्यूज़पेपर, आप कटिंग होगी, आप नेट पे देखिए किस तरह की व्यवस्था थी। कांग्रेस से बढ़िया कोई कानून व्यवस्था नहीं दे पाया। बदमाशी चलती थी, जो कि पिछले, जो अगर हम करते हैं 4.5 साल में, जो आप सवाल कर रहे हैं, 4.5 साल के अंदर ऐसी कोई भी घटना नहीं बता सकते जिस पे हो। लेकिन अब जैसे हम हटे, चाहे किसानों के लिए व्यवस्था की बात हुई, बिकॉज हमारे पास नहीं था, डिपार्टमेंट लेते थे और सब चीजें टेबल पे रखते थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम पब्लिकली नहीं बोलते थे, तो हम सरकार में नहीं बोलते थे। हमारा काम यही था, हम 4.5 साल सरकार में रहे, सरकार की जो कमियां होती थी टेबल पे डिस्कस करते थे, क्योंकि हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारा विलय था, ना कि पार्टी का विलय था। हमारी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी है, अपनी पार्टी के लगता है कि जब जनता में आप जाकर इन चीजों को रखेंगे तो वो जनता इसका फैसला करेगी। बहरहाल ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप टेबल पर रखते थे, आप पब्लिक डोमेन में नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं कि भाई आप जैसे ही आप सरकार से हटे उसके बाद ये और ज्यादा बिगड़ गई। ठीक है विजेंद्र जी, एक तो बेरोजगारी और दूसरा नशा, ये 2 बड़े विषय हैं प्रदेश के अंदर, और इसलिए ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो खराब है, और आप लोग लाख कहिए लेकिन स्थितियां बद से बदतर हो रही है, ये सबका कहना है। आयुष जी देखिए, जहां तक रोजगार का विषय है, पुलिस विभाग समेत बाकी विभाग की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर
1,30,000 सरकारी नौकरी ईमानदारी और योग्यता से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने देने का काम किया है। सबसे ज्यादा रोजगार हमने दिया है। इसके अलावा आज अगर अपराध होता है हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने में, सूचना मिलने पर 15 मिनट के अंदर हरियाणा पुलिस वहां पहुंच जाती है। आज देश के अंदर अपराध की रोकथाम के मामले में हरियाणा पुलिस देश में नंबर 1 है। कई तरह के पुरस्कार हरियाणा पुलिस को इस विषय में मिल चुके हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने आज पहले से अधिक थानों को मजबूत बनाने का काम किया है। पुलिस कर्मियों की हमने भर्ती करने का काम किया है। उनको अपराध से रोकथाम के लिए उनकी स्पेशल ट्रेनिंग करने का आयुष जी हमने काम किया है। आज साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए भी हमारी सरकार ने हर जिले में अलग थाने खोलने का काम किया है। कन्या छात्राओं के लिए हमने उनकी विशेष बसों के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करनी शुरू की है। आज प्रदेश के अंदर आयोजित 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हरियाणा की ये सरकार लगा चुकी है। और जिस तरह से बिना आंकड़ों के कांग्रेस अगेन जो क्राइम है वो तो पंडिता जी कह रहे हैं कि आप एनसीआरबी का डाटा पढ़ ही नहीं है। मैं देखिए आयुष जी, मैं कंप्लीट कर रहा हूं बात को। देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर कानून व्यवस्था कितनी अच्छी थी। मिर्चपुर कांड हुआ कांग्रेस सरकार के शासनकाल में, गोहाना कांड हुआ कांग्रेस शासन के सरकार में, और इसके अलावा डीजीपी कार्यालय के बाहर आत्महत्या कर लेता है कोई व्यक्ति कांग्रेस के कार्यकाल में। डीजीपी कार्यालय के अंदर आप देखिए कितना बड़ा क्राइम, कितना बड़ा अपराध। और कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, गड्ढे खुदवाना और वसूली और हर तरह का अपराध कांग्रेस के शासनकाल में होता था। और देखिए कांग्रेस की समस्या क्या है आयुष, नहीं ये तो कह रहे हैं कि एनसीआरबी का डाटा ये कह रहा है नेहरा साहब कि आपके समय में ये जो क्राइम रेट है वो बढ़ गया है, और आप उस रिपोर्ट को शायद या तो आप पढ़ नहीं रहे, आपके पास जानकारी नहीं है। पंडिता जी कह रहे हैं एनसीआरबी का डाटा वो तो ऐसा तो है नहीं कि कोई प्राइवेट एजेंसी ने जारी किया, उसमें बता रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ भी वैसे भी अपराध हरियाणा के अंदर बढ़ा है। आयुष जी, एक तो मेरा जो इनेलो के प्रवक्ता साथी हैं उनसे कहना है कि जो बीजेपी के जिन नेताओं का वो जिक्र कर रहे हैं उनका नाम ले, खुल के नाम नहीं ले सकते तो माफी मांगे फिर चैनल पे। दूसरा मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बिना तैयारी के डिबेट में आते हैं, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं ना, वो ये कहते हैं कि नंबर 1 का क्राइम है। आंकड़े क्या करेंगे? पड़ा था हर साल अरे रोड साहब अभी सुनिए भाई, रोड साहब सुनिए, नहीं सुरेश रोड साहब, सुरेश रोड साहब सुनिए, सुरेश रोड साहब पहले सुन लीजिए, सुनिए रोड साहब सुनिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं, मैं समय दे रहा हूं ना, 1 सेकंड। अभी विजयन जी, आयुष जी, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट कहती है उसमें 2004 से 14 तक 555% अपराध बढ़ा था। ओवरऑल क्राइम की बात करूं, वोमेन क्राइम की बात करूं तो 174% बढ़ा था। आज मैं अगर बात करूं आंकड़ों के हिसाब से, आप देख लीजिए, आज बीजेपी गवर्नमेंट में 2014 तक ओवरऑल क्राइम 37% और वोमेन क्राइम 32%। ये मैं आंकड़े एनसीआरबी के आंकड़े लेकर के आया हूं। और जहां तक इनेलो के साथी बात कर रहे थे, कंडेला कांड को कोई कैसे भूल सकता है? ये वो सरकारें हैं। आज इनेलो 15 साल से सत्ता में क्यों नहीं है? आज लोकसभा चुनाव के अंदर आयु जी 1.5% वोट शेयर आता है, इनका चुनाव चिन्ह छीनने के लिए तैयार खड़ा है, और उसके बाद बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ले दे के विधानसभा में 1 सीट है इनकी, लोकसभा में इनकी जमानत जब्त हुई है सब जगह। आने वाले समय में कोई भविष्य इनका दिखाई नहीं देता। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, इन लोगों को जनता ने इसीलिए आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आयु जी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें भी 46% वोट शेयर मिला है। आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में 46% वोट बीजेपी को मिला है, 43% वोट। ठीक है, लेकिन क्राइम कंट्रोल करेंगे कैसे ना, प्रश्न इसका है। ठीक है, अरे रोड साहब, अरे रोड साहब नहीं, ऐसे नहीं नेहरा जी, ठीक है, किसी को कितना भी परसेंट वोट पिलाओ वो फिर वो जनता तय करेगी। लेकिन क्राइम को लेकर के जो प्रश्न उठ रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि इतना ज्यादा क्राइम तो नहीं हुआ अभी तक अगर आप देखें, और खासतौर से अभी जननायक जनता पार्टी से भी मैं यही प्रश्न पूछ रहा था। उन्होंने कहा कि अभी आप पिछला उठा करके देख लीजिए, हफ्ते भर में आप देखिए कितने क्राइम जो रिपोर्ट किए गए और किस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया गया है। आप ये कह रहे हैं कि अगर भाई पुलिस प्रशासन का खौफ है तो ये घटनाएं होनी नहीं चाहिए ना। ये अगर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर रोजाना इस तरह की घटनाएं आ रही तो इसका मतलब कि आपका पुलिस प्रशासन या तो सही से काम नहीं कर रहा, या जो आप निर्देश दे रहे हैं वो ग्राउंड पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। नेहरा साहब, आयुष जी देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अपराध में पहले से कमी आई है, ये मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ। हमारी पुलिस और सरकार इस मामले में मुस्तैद है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये तो इसीलिए भगाई है जनता ने। मिर्चपुर कांड इन्होंने किया, गोहाना कांड किया, वही बात कर रहे हैं। देखिएगा कानून व्यवस्था में वो बेशर्मा कानून व्यवस्था में क्या चाहिए आपका? प्रदेश में सिर्फ गोलियां चल रही है सामने
अगर डीजीपी के कार्यालय के सामने कोई आत्महत्या कर ले, अरे रोड कांग्रेस साहब पार्टी को जवाब देना सुनिए भाई, चाहिए इस चीज सुनिए की। सुनिए। अगर डीजीपी के कार्यालय के सामने कोई आत्महत्या कर ले, कांग्रेस पार्टी को तो माफी मांगनी चाहिए। मिर्चपुर कांड में तो घर छोड़ के चले गए थे लोग, उनको बसाने का काम किया हमने, दलितों पे अत्याचार किया इन्होंने। तो देखिए हमारी सरकार ने आयुष जी काम किया, इसलिए जनता ने बार बार हमें मौका दिया है। देश में एक प्रश्न और भी था विजय जी कि आपकी पुलिस हमारी जिसको सरकार बनी। क्राइम के अगेंस्ट काम करना चाहिए वो तो आपने पर्सनल सिक्योरिटीज में लगा रखी हैं, अपने काम में उलझा रखी हैं, तो भाई वो सिक्योरिटी देंगे कैसे लोगों को? और जो काम हमने कोई तो कर रहा है तो उसका या तो आप तबादला कर देते हैं या आप उसको हटा देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। आयुष जी मेरी बात मत मानिए, जमीनी स्तर पे देखिए, जो इनेलो कांग्रेस की शासन में जो सरकारें थी, जो इनके नेता मंत्री थे ना, अगर 50 पुलिसकर्मी इनके साथ थे तो घट के 10 रह गए हमारी सरकार में। हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर के तमाम मंत्री और विधायक और जितने हमारे सांसद हैं, मनोहर लाल सुरक्षा की खट्टर दृष्टि जी से के देखिए पास कितने आपने देखिए कितनी कितने स्पेशल सुरक्षा कर्मी हमने घटाए हैं। बताइएगा। आप मुख्यमंत्री निवास से लेकर के तमाम हमारे कार्यालयों पर देख लीजिए, इनेलो पार्टी की जब सरकार थी ना, इनका छुटभैया नेता कुर्ता पजामा पहन के जो कुछ भी नहीं होता था वो भी 4-4 पुलिसकर्मी लेके चलता था। ये कांग्रेस पार्टी की जो दर्द है ना, लाल बत्ती हमने खत्म की, वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। इनको बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है इस चीज की। कांग्रेस पार्टी का एक छुटभैया नेता भी दलाली करता था, कोई काम नहीं था उसके पास में आयुष जी। कांग्रेस का नेता दलाली करता था, लेकिन 4-4 गनमैन साथ लेके चलता था, नौकरी की दलाली करता था, ट्रांसफर पोस्टिंग की दलाली करता था। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपने कम किया, लेकिन भाई ये मानने के लिए अभी यहाँ कम से कम विपक्ष को तैयार नहीं। ठीक है, अभी मैं पंजेटा जी का रुक रहा हूँ। अरे ठीक है रोड साहब, अपने समय का इंतजार करिए, एक सेकंड। अरे अपने समय का इंतजार करिए पंजेटा जी, अभी पंजेटा जी रोड साहब थोड़ा सा धैर्य रखें। पुलिस थाना में बीजेपी के लोग घुसे हुए हैं, इंटरफेयर है, पुलिस के ऊपर दबाव है, इसलिए अरे ठीक है पंजेटा जी, अभी पंजेटा जी। देखिए आयुष जी, ऐसा है कि सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जो होता है वो सत्ता के अहंकार में चूर होके कुछ भी बोल देता है। किसी को भी छुटभैया कह के, 4 गनमैन, किसी का आपके पास कोई नाम है तो बताइए। ऐसे हवा में कुछ भी बोल देना। मैं आपको एनसीआरबी का डेटा बताने जा रहा हूँ। अब 3 साल का अवेलेबल है, पिछले 3 साल का बताऊंगा। हत्या के 1143, फिर एक साल में 1020 और फिर 974। रेप के 1373, 1787 और 1701। गैंग रेप के 180, 140, 163। उसके बाद अपहरण के 3891, 3871 और 2950। ऐसे ही अगर आप डकैती के, चोरी के 20,000 से ऊपर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के तो 13,000 एक साल में 16,743 और 1,000 में 10,946। हर जगह जो क्राइम है वो एनसीआरबी का डेटा चीख चीख के बोल रहा है कि आज क्राइम की स्थिति हरियाणा के अंदर क्या है। और एनसीआरबी का डेटा से ज्यादा जो हर रोज अखबार में सुर्खियां बन रही हैं, जो दिन रात फिरौती मांगी जा रही है, जो विधायकों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। अभी मैंने इनसे पूछा, एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, इतनी बारी विधानसभा के वो रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, अगर उनकी हत्या कर दी जाती है और आज तक आप जो हत्या करवाने के पीछे जो लोग हैं उनका पर्दाफाश नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं तार इनके सरकार के साथ बैठे हुए लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। और अगर आप मुझे बोल रहे हैं सोशल मीडिया देखा कीजिए, कोई सरकारिया ग्रुप है, जाके देखिए, थोड़ा सर्च करिए, आगे नाम के आगे नरवाल के आगे बीजेपी लगाया हुआ है। मैं ऐसे कोई बात नहीं करता जहां तथ्य नहीं होते। और ये ऐसा तो छुपी बात तो नहीं है, ये तो पब्लिक डोमेन में है सारा कुछ। ये अकेला मैं नहीं देख रहा, आपकी आंखों के आगे पर्दा लगा होगा, और लोग तो देख रहे हैं, हरियाणा के तो सदस्य देख रहे हैं। लेकिन अगर आपकी यही परिभाषा है क्राइम को कंट्रोल करने की, तो जनता देख नहीं रही क्या? आज क्या हिसार के जो अखबार की में सुर्खियां बनी है, हिसार के सारे उद्योगपति जो है, व्यापारी हैं, वो आज सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें आर्म्स का लाइसेंस दे दीजिए, हमारी जान को खतरा है। क्या फिरौतियां नहीं मांगी जा रही हैं? ऐसा गुंडा राज, सरेआम हत्याएं कर दी जाती हैं, किसी ढाबे पे गोलियां चल जाती हैं, युवतियों के साथ रेप हो जाता है, कहीं बलात्कार के, इतनी घटनाएं अखबारों में आ रही हैं। उसके बाद भी इतनी ऑडेसिटी है इस प्रवक्ता के अंदर। और बोल क्या दिया था? भाजपा का प्रवक्ता। अब भाजपा के प्रवक्ता को भाजपा का प्रवक्ता ना बोलकर किसी और पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं बोलेंगे जो इनको इतनी बुरी लग गई। आप भी बोलते हैं इनेलो का प्रवक्ता, इनेलो के राज में। इनेलो के राज में ऐसा गुंडा राज नहीं था जैसा आपकी राज में है। ऐसे सरेआम किसी भी राजनेताओं को भूनकर हंसने की जरूरत नहीं है। ये आपकी परसेप्शन है जो आप क्रिएट करते हैं। ये एनसीआरबी का डेटा झूठ नहीं बोल रहा। ऐसे ही नहीं खजाने खाली हो गए, मुस्कुराकर मीठा बोलकर 4 लाख करोड़ जनता के ऊपर थोप दिया आपने।
आज आप क्राइम में छोड़िए, बेरोजगारी में हर जगह फेलियर है आपका। आज आप कच्चे कर्मचारी भर्ती कर रहे हो, किसी भी फील्ड में आप आ जाइए, मुकाबला कर लीजिए इनेलो की सरकार के साथ। हम तो खजाने भरे छोड़ के गए थे, किसने लूटे खजाने? वो भरे खजाने कौन लूट गया? ये 4 लाख करोड़ कौन लूट गया? बताएंगे प्रदेश की जनता को? 4 लाख तो जेठा जी बोल के। हाँ, तो ये तो इस मामले में तो मौन व्रत साध लेते हैं। और अगर जेसीबी से किसी की सीवेज लाइन डालने के लिए आप कहां से डालते हो? बिना खड्डा खोदे। आप तो बिजली की तारें भी खड्डा खोद के डाल रहे हो। तो भैया जो प्रोसेस होगा वो तो होगा ही। जहां वही की वही वो फैक्ट्री है, किसी को बोलते कोई छोड़ के चला गया। आपके बोलने से कर्जा तो नहीं भर जाएगा, प्रदेश के खजाने तो नहीं भर जाएंगे। कुछ काम करके दिखाओ। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने काम नहीं किया। ठीक है, रोड साहब, आपने ये कहा कि इसके पहले भाई जो नेता थे वो पर्सनल सिक्योरिटी के साथ साथ अपनी फैमिली को तो कम से कम इस तरह से सिक्योरिटी नहीं देते थे। जेजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ये तो आपके राज में भी होता था, ऐसा नहीं कि पुलिस अन्यत्र लगी हुई है, पहले भी वो यही काम करती थी। आयुष जी, कांग्रेस के समय में विधायक, सांसद या कोई राजनीतिक नेता, चाहे दूसरी पार्टी का भी क्यों ना हो, उस इम्पोर्टेंस से सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी। कभी भी ऐसा नहीं था कि एक विधायक के परिवार के लोग पुलिस की गाड़ी तक आगे लेके चलते हैं काफिले में। और लोकल थाने को ये आदेश थे कि इस विधायक की बात हर तरीके से माननी है। उसका बेटा जा रहा है, वो उस गाड़ी लेके घूम रहा है, तो कानून व्यवस्था कैसे बनेगी? और मैं तो आज की आयुष जी इस डिबेट का जो निचोड़ है, मुझे ये डर था कहीं ना कहीं ये पुलिस के सिर पे ठीकरा फोड़ देंगे कि ये तो पुलिस की नाकामी है। जब बाबा रामपाल की डिबेट हुई थी सालों पहले, तो मैं उस डिबेट में था, मुझे वो घटना याद आ रही थी, बोले ये तो नाकामी है। मैंने तब भी कहा था ये वो हरियाणा पुलिस है। खैर, आज बीजेपी के प्रवक्ता को हमने घेर के ये तो मनवाया कि पुलिस सक्षम है, इन्होंने बोला, और बीजेपी का यही स्टैंड रहे कि इसका मतलब ये हुआ कि सरकार फेल है। बीजेपी का प्रवक्ता कह रहा है पुलिस सक्षम। अगर पुलिस सक्षम है और फिर भी अपराध हो रहा है, अपराध जग जाहिर है, इसका मतलब सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, या सरकार के लोग पुलिस के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर दबाव है अननेसेसरी। जैसे हमें भी पता चलता है दाएं बाएं से कि हर कार्यालय में करप्शन है और दबाव है। मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि ये वो हरियाणा पुलिस है भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जिसने चार्ली शोभरा जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराधी को अपने हरियाणा में लाडवा के थाने में रखा, और इंटरनेशनल लेवल का अपराधी जिसको इंटरपोल सर्च कर रहा था, तो लेकिन उसको उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लाडवा में रखा गया एक थाने में, सामान्य जगह। तिहाड़ जेल में केंद्र ने मांगा था, लेकिन उस समय कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री से जब अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने दिल्ली में पूछा था कि आप में ऐसी कौन सी ताकत है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल के अपराधी को आप पीपली कुरुक्षेत्र में रखे हुए हो, उन्होंने कहा ताकत मेरे में नहीं है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री में नहीं है, ये ताकत हरियाणा की पुलिस के जवान की ताकत है, जो अंतरराष्ट्रीय अपराधी को भी एक थाने में सामान्य अपराधियों की तरह रखे हुए है, और किसी में हिम्मत है छटवा के दिखा दो। ये वो हरियाणा पुलिस है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, चाहे बाबा रामपाल वाली बात हो, चाहे राम रहीम जी वाली घटना हो, हमेशा इन्होंने पुलिस को परेशान भी किया, और उनकी जो सक्षमता थी उसकी तौहीन भी की, क्योंकि इनका राजनीतिक मनसा, राजनीतिक एजेंडा होता है। आप एक बात मैं आयुष जी आपके चैनल से पूछना चाहता हूं इनसे, एक वीडियो आई थी मीडिया पे कि ऐसे खोद मारनी है किसान आंदोलन के समय में। जैसे आप खोद मारने की यातनाएं देने की ट्रेनिंग पुलिस की किसानों के लिए दिया करते थे, आज आईएनएलटी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी को जब गोलियों से अपराधियों ने भून दिया, उन अपराधियों में पकड़ने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं सामने आई भारतीय जनता पार्टी, कोई इच्छा शक्ति नहीं सामने आई। अपराधियों को कैसे पकड़ेंगे? मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम अपना सुदृढ़ भी करेंगे, ये काम भी करेंगे। और आप एक शब्द से काम चला लो मुख्यमंत्री जी, या सुदृढ़ कर लो या निपुण कर लो। हमें तो प्रदेश के जनता को तो यह चाहिए कि अपराधी, अंतिम अपराधी सलाखों के पीछे क्यों नहीं किया आपने? कांग्रेस पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी और माननीय मुख्यमंत्री से भी ये बात पूछते हैं। ठीक है, मेघराज जी, सरकार बार बार ये कह रही है कि हम तो काम कर रहे हैं, आप लोग राजनीतिक केवल मंशा की वजह से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मेघराज जी, 30 से ज्यादा अपराधियों के, ठीक है रोड साहब एक सेकंड, मेघराज जी सिर्फ राजनीति करने के लिए आरोप नहीं आयुष जी, एक 10 सेकंड का एक प्रश्न। इन्होंने कहा नैनो के नेता 4 गनमैन लेके घूमते हैं, मीनू बेनीवाल को आपने 50 गनमैन दे रखे हैं, मीनू बेनीवाल आपका नेता है, आप कैसे आरोप लगा सकते हो? उसका बताओ, मीनू बेनीवाल का कैसे आपने उसको 50-50 क्या 100-100 गनमैन दे रखे हैं?
ऐसी क्या उसको जान का खतरा है? आप कैसे बोल सकते हो इनेलो के नेता 4 गनमैन? एक बताओ कौन से इनेलो के नेता को 4 गनमैन मिले? अब तो 40 ठीक है मेघराज जी, अभी ठीक है मैं जवाब लेता हूं, एक सेकंड। मेघराज जी जी, अभी आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब तक जो गृह मंत्री थे अनिल विज जी पार्टी के थे, उन्होंने पूरी शिद्दत से काम किया। और देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत सक्षम है। ये हरियाणा पुलिस है जो पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम है। और जहां आज जो सिचुएशन आ रही है, अगर प्रदेश का मुखिया अगर पुलिस को अपने पास रखता है और वो साथ में पार्टी का प्रचार के लिए निकलते हैं, तो काम कब करेंगे? जो आज स्थिति है, आप देख रहे हैं, जब बार बार हम सुन रहे हैं कि भाई आईएलडी के जो प्रदेश अध्यक्ष को गोली मार दी गई थी, तो उसके लिए स्पेशली जो है हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी भी गए थे, उन्होंने सीबीआई की मांग की थी। तो वो सब कहाँ चली गई? उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्या सीबीआई की जांच के लिए उसको आदेश दिया गया? आज जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर वो उस डिपार्टमेंट को लेके साथ चल रहे हैं, तो ये उनका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके जो है उसको देखें, अधिकारियों का आदेश दें। और जो कानून व्यवस्था है, आप पूरा देखिए, डेटा भी अपने आरडी के प्रवक्ता ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या डेटा है। अगर वो सब चीजें है, तो अगर सवाल हम आपके चैनल के माध्यम से, चाहे जनता सरकार से नहीं करेगी तो किससे करेगी? और अगर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाने में, जैसा है कि हमने पहले भी देखा है कि जब भी मीटिंग होती थी, चाहे खट्टर साहब सीएम थे, चाहे आज नायब सिंह सैनी जी है, छोटा रिचार्ज जिसे बोला जा रहा है कि 2-4 महीने की सरकार है, जो कि अल्पमत में है लेकिन फिर भी चल रही है। लेकिन आप ये देखिए कि आप ये देखिए कि उनसे अगर कोई सवाल कर लिया जाता है, कानून व्यवस्था को लेके कीजिए या किसी भी टॉपिक पे बात कीजिए, तो कहते हैं कि आप मुझसे सवाल मत कीजिए, ये बताइए कि सरकार के क्या क्या डेवलपमेंट कार्य, आप वो गिनवाइए। कार्यकर्ताओं तक को ये निर्देश दिए जाते हैं कि आप ये मत बोलिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, आप ये बोलिए कि हमने अच्छा क्या किया है। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ हरियाणा को चलाना चाहते हैं तो वो नहीं चल पाएगा। और जल्दी इलेक्शन है, पब्लिक जैसे अभी भी देखा आपने, जहां 10 सीटों की बात की जा रही थी, 10 ना आके आज 5 रुक गए हैं। तो उसके पीछे जो नाराजगी थी, जबकि एक नेशनल पार्टी का इलेक्शन था और इतना अच्छा अगर किया गया था, तो उसके हिसाब से आपको सीटें मिलती। लेकिन अगर वो कम मिली है, तो जो बिल्कुल इन्हें भी, हम ये नहीं कह रहे कि हमें नहीं सोचने की जरूरत है, हम भी विचार कर रहे हैं। हमारी जो गलतियां थी हमने एक्सेप्ट नहीं की, जो लोग हमसे नाराज थे हमने उनको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोई भी पार्टी अगर वो शासन में है तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी गलती है और जो गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। जिम्मेदारी अल्टीमेटली आप लोगों की है। ठीक है नेहरा साहब। देखिए आयुष जी, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम लोग पूरी तरह से निभा रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अपराधियों में डर है, खौफ है, और वो अपराध करने से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर से पूरी तरह से उनका सफाया होने का काम हुआ है। वो जा रहे हैं हरियाणा। और जो जेजेपी के हमारे प्रवक्ता साथी हैं, वो थोड़ा अपडेट नहीं है, जेजेपी के प्रवक्ता साथी को पता नहीं है नफे सिंह जी के मामले की सीबीआई जांच कर रही है। वो कह रहे सीबीआई को जांच क्यों नहीं दी। इसके साथ साथ जो इनेलो के साथी प्रवक्ता कांग्रेस की जो बात कर रहे थे, देखिए आप मेरी बात मत मानिए, आप रिपोर्टर है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है आयुष जी। आप गांव में भी किसी को भेज दीजिए चैनल का कोई भी एक वो लेके, और पूछिए इनेलो का राज कैसा था, तो हर कोई कहेगा गुंडा राज था। इनेलो के राज को गुंडा राज कहते हैं, हरियाणा के अंदर बच्चा कहते हैं। कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवा देते थे, गुंडागर्दी करते थे, बदमाशी करते थे, हफ्ता वसूली होती थी, खुलेआम चलता था। और इसीलिए 15 साल से इनका कोई नाम जेजेपी और बीजेपी आज की तीनों आप इकट्ठे देश में पार्टी का सवाल है। अकेले बीजेपी की भी पार्टी को भ्रष्टाचार की जननी कहा जाता है जी। ये कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचार की जननी है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो इनके नेता है, उनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे चले हुए हैं, वो कभी भी जेल में जा सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचार की जननी है, और ये इनेलो पार्टी हरियाणा प्रदेश में जानी जाती है। ये इनेलो के साथ बहुत बड़ी बात कर रहे थे आयुष जी। इनको पता होना चाहिए अयोग्य व्यक्तियों को मामले में जेल में गए। इनके अभय चौटाला के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं। जो लोग भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जो लोग अपने शासन काल के अंदर तो किसी को नहीं छोड़ते थे, सबको लूटने खसोटने का काम करते थे। अगर वो इस तरह से प्रवचन देने का काम करते हैं, नहीं ठीक है। लेकिन नेहरा साहब भाई देखिए, अगर पिछली सरकारों में सारी चीजें बेहतर होती तो सत्ता में तो आप आते ही नहीं। कुछ ना कुछ तो खामी थी, तब आप सत्ता में आए। लेकिन अगर आप भी उसी ऑफ ट्रैक पर जाएंगे तो फिर तो भाई प्रश्न उठने लाजमी है। आपने कहा था कि आप कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे, पिछली सरकारों पर आप लोग यही आरोप लगाते थे। आज जब उस पर प्रश्न उठ रहा है तो आप अपनी उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि उसको रोकेंगे कैसे। भाई ये अपराध तो हो रहे हैं ना नेहरा साहब प्रदेश के अंदर।
ये तो दिख रहा है ना, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आयुष जी देखिए, हमने अपराध में पहले से कमी हम लेके आए हैं, पुलिस को आधुनिक हम बना रहे हैं, पुलिस के ऊपर खर्चा हमने बढ़ाया है, और पुलिस के ऊपर पहले से जो 2014 से पहले का पुलिस के ऊपर जो खर्चा होता था उससे 10 गुना अधिक पुलिस के ऊपर हमने खर्चा किया है, पुलिस को आधुनिक बनाया है, पुलिस की ट्रेनिंग की है, नशा के ऊपर अंकुश लगाया। पंडिता जी ने तो अभी देखिए आपके सामने डाटा रखा, उन्होंने तो बताया कितने अपराध हुए हैं, अलग अलग उन्होंने कैटेगरी के हिसाब से बताया, और आप कह रहे हैं आपने देखिए मैंने भी आपको आंकड़े बताया है, मैंने आपको एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से बताया है कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले के मुकाबले अपराध में कमी आई है। देखिए एक सबसे बड़ा अंतर, जो मूल अंतर आयुष जी, वो ये है, पहले जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, 40 गोलियां चली में शामिल होते थे, वो देते थे उन लोगों को। आज हमारी सरकार के अंदर ईमानदारी और पारदर्शिता गोलियां चली हुआ है, अपराध कम हुआ है, और अपराधियों में सरकार का और कानून का डर बना है। हरियाणा प्रदेश की अंदर सबसे जो बड़ी बात है, बनाया है, मजबूत बनाया है। नहीं ठीक है, मजबूत बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर घटनाएं हो रही तो मुझे लगता है उसमें खामियां तो हैं, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। पंजेटा साहब ठीक है, आप कह रहे हैं मजबूत किया ना, लेकिन ये होना नहीं चाहिए ना फिर तो। पंजेटा जी आप हरियाणा इनेलो के साथी प्रवक्ता से ये पूछो, आय से अधिक संपत्ति का मामला क्यों चल रहा है? ठीक है, चौटाला के ऊपर। एक सेकंड पंजेटा जी, आज आय से अधिक संपत्ति नहीं, आज कानून व्यवस्था का मामला है। पंजेटा जी नहीं, तो अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे ना, तो भ्रष्टाचार के मामले में ठीक है, एक सेकंड, आज कानून व्यवस्था पे, आज कानून व्यवस्था पे पंजेटा जी। चौटाला साहब जेल में क्यों गए थे ये बताइए? ये मेरे बीच में बोल रहे थे आयुष जी, इनसे ये पूछिए जरा कि बड़े चौटाला साहब जेल में क्यों गए थे, और अभय चौटाला जी का जल्दी जेल में जाने पर मेरा साहब अभी ठीक है, अब बात ये पता ना पंजेटा जी हिसार के अंदर आप ये बताइए, अगर आपने कोई भी अच्छा काम किया होता तो 15 साल से जनता आपको नकार रही है। लोकसभा चुनाव के अंदर आपकी 1.5% वोट। मेरा साहब देखिए, वो बहुत वैलिड पॉइंट पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हिसार की घटना जो हुई उसमें कितने लोगों को आपने पकड़ा अभी तक? मैं तो वही बता रहा हूँ आयुष जी, मेरे नंबर के आप बोल रहे थे ना बीच में, आप बताइए आपको गुंडागर्दी की पार्टी क्यों कहा जाता है? इन्हें लोग इसका जवाब दीजिए पहले आप। पंजेटा जी, विजेंद्र जी, और भाई उनको कुछ भी कहा जाता था, आप तो सत्ता में ना, प्रश्न आज आपसे होगा। ठीक है, अगर बेहतर करते, मैं तो यही कह रहा हूं ना, अगर यहाँ बैठी हुई तीनों पार्टियां अगर ये कह रही हैं तो भाई अगर ये बेहतर करते तो आप सत्ता में थोड़ी ना होते। तो प्रश्न तो आपका ये उठाएंगे ना कि आप जब बेहतरी की कह के आए और कर नहीं पा रहे हैं। पंजेटा जी, और सबसे बड़े गुंडे खुद हैं, ये सबसे बड़े गुंडे आज खुद हैं। आज क्यों नहीं बता पाते कि किसने, कौन है पीछे, जिसने सीबीआई की बात कर रहे हो, गोलियां चलवाने वाला कौन है, नफर सिंह राठी जी की हत्या के पीछे कौन है, पर्दाफाश करो। आज इतने दिन हो गए हिसार के अंदर 40 गोलियां चली, एक व्यक्ति को नहीं पकड़ पाया, कहते पुलिस इतनी आधुनिक है। कहां गई आपकी टेक्निकली एडवांस पुलिस? का सीसीटीवी कैमरा कहां चले गए? पुलिस का फेलियर है, आपका फेलियर है, या सरकार बताना नहीं चाहती? आपके पीछे कौन कौन से गुंडे हैं वो बताओ। आप वॉशिंग मशीन के जरिए जितने भ्रष्टाचारी है सबको आप वॉशिंग मशीन में धोके आप पाक साफ बता रहे हो। आपने चंदा जिस तरीके से लिया है ईडी और सीबीआई को दुरुपयोग करके, आप क्या बात करते हो? उसी ईडी की बात करते हो आप। क्या कितने लोगों से उद्योगपति आपको पता है कितने छोड़ के जा रहे हैं? आज जो बिजनेसमैन है हरियाणा, क्या पूरा देश छोड़ के पलायन कर रहे हैं। 5-6 हजार के आसपास तो चले गए पहले, और अब लगभग 4700-800 ने फिर अप्लाई कर दिया। क्या डर है उनको? सरकार हिंदुस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते? ऐसा भय का माहौल क्या है? सबसे बड़ी गुंडी तो फिर आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके जो आपने चंदा लिया है, फिर तो आपको मानना चाहिए। आपने तो हजारों करोड़ का चंदा लिया है, वो बता दीजिए आप। और ये तो सारा का सारा डेटा सामने है, पब्लिक डोमेन के अंदर है, वो बात आप करते नहीं हो, फिर मौन बात टाल लेते हो। अरे हमारी सरकार में, सरकार आपके द्वार थी, देश के अगर हम इतने पूरे होते तो प्रदेश के खजाने भरे कैसे थे मेरे भाई? हम इतने बुरे थे, लूट लिया आपने सारे। कहां खजाने भरे थे? खजाने तो लूट लिया आपने सारे। 4 लाख। आप मुझे बताइए, आपके नेता जेल में किस लिए गए थे? आपके नेता चौटाला साहब जेल में रह के आए हैं, अभय चौटाला का नंबर लगने वाला है जेल में जाने का, आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है उनके ऊपर। आपने हरियाणा को लूटने का काम किया। अच्छा आज मुझे बताइए आयुष जी, लोकसभा चुनाव में 1.5% वोट आता है, लोकसभा चुनाव के अंदर 1.5%। चलिए ठीक है, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में आप चर्चा में यही समाप्त करूंगा। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कानून व्यवस्था निस्संदेह हर बार एक बड़ा मुद्दा होता है और इस बार भी वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सवाल इस बात का है क्योंकि अगर बेहतरी की बात हो रही थी तो वो कितना बेहतर हुआ है ये जनता को तय करना है, क्योंकि सरकार के अपने दावे हैं और विपक्ष के इस पर अपने आरोप हैं। अब देखना यह है कि इस पर जनता जो अपना निर्णय है वो क्या सुनाती है। इसके लिए चुनावों का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।